नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति का उत्तराखंड आना और सदन को संबोधित करना इस बात का प्रतीक है कि देश उत्तराखंड को कितना महत्व देता है। उन्होंने कहा है कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री के आगमन से प्रदेश में उत्साह का माहौल है। विशेष सत्र में 25 सालों की उपलब्धियों और आगामी 25 सालों की दिशा पर चर्चा होनी चाहिए। भट्ट ने कहा है कि ये चर्चा दलगत राजनीति से परे होनी चाहिए ताकि राज्य को 2047 तक विकसित प्रदेश बनाने का लक्ष्य तय किया जा सके। उन्होंने कांग्रेस से अपील भी की है कि वो इस सत्र को राजनीतिक नजरिए से न देखे और रचनात्मक भूमिका भी निभाए। देखिए, राज्य स्थापना दिवस पर और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का उत्तराखंड आना और आज उत्तराखंड के सदन को संबोधित करना इस बात के संकेत है कि देश उत्तराखंड को कितना महत्व देता है। 9 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। एक उत्साह का वातावरण पूरे उत्तराखंड में बना हुआ है। सदन की 2 दिन की चर्चा में सरकार कांग्रेस की भी रही, सरकार भारतीय की जनता पार्टी की भी है। अच्छा हो कि इन 25 वर्षों में हमने क्या क्या प्राप्त किया उसकी चर्चा हो, दलगत राजनीति से हटके बातें हो और आगामी 25 वर्षों के लिए खासतौर 2047 तक के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जब देश विकसित राष्ट्र बनेगा, हम कैसे अपने राज्य को विकसित राज्य के रूप में उससे पहले खड़ा कर दें, ऐसे विषयों को लेकर सदन में चर्चाएं आए। क्या क्या मूलभूत समस्याएं भविष्य के अंदर खड़ी होने वाली है, वो रोजगार के क्षेत्र हो सकता है, वो अनेकों प्रकार के पर्यटन के क्षेत्र हो सकते हैं। इन सब विषयों पर कैसे प्रगति भविष्य में कर सकते हैं उसकी चर्चा करनी चाहिए। मैं कांग्रेस के नेताओं से ये अपील भी करूंगा कि अच्छा हो वो इसको राजनीतिक चश्मे से देखें। सरकार आज हमारी है, आगे भी हमारी सरकार रहने वाली है, लेकिन कांग्रेस का नकारात्मक पक्ष राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने अपना संबोधन दिया, जिसको लेकर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि यह क्षण उत्तराखंड की गौरवपूर्ण यात्रा का भी उत्सव है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संबोधन हृदय स्पर्शी रहा है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के निर्माण, विकास और भविष्य से जुड़ी तमाम मूल बातों को अत्यंत सांकेतिक को गहराई से छुआ है। विशेष रूप से उन्होंने महिला उत्थान, मानव विकास सूचकांक, प्रकृति और प्रगति के बीच संतुलन और इसी के साथ ही राष्ट्रीय जीवन में उत्तराखंड के योगदान को भी रेखांकित किया है। इस वर्ष की उत्तराखंड की यात्रा उत्सव का क्षण है। महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने उत्तराखंड के टच द कॉर्ड ऑफ उत्तराखंड और बहुत हृदय स्पर्शी उनका उद्बोधन था। उन्होंने उन तमाम सारी बेसिक चीज़ों को बहुत सांकेतिक रूप से छूने का काम किया जो उत्तराखंड राज्य के निर्माण, उत्तराखंड राज्य की तरक्की और उत्तराखंड राज्य के भविष्य के लिए अनिवार्य है। विशेष रूप से उन्होंने महिला उत्थान को जिस प्रकार से संदर्भित करने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रेखांकित करने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने तरक्की और प्रगति के बीच में संतुलन को रेखांकित करने का काम किया और जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड के योगदान को राष्ट्रीय जीवन में रेखांकित करने का काम किया, ये तमाम सारी बहुत प्रेरणादायक संबोधन महामहिम राष्ट्रपति जी का रहा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उनका क्लोजिंग रिमार्क था। सबसे इम्पोर्टेंट उनका क्लोजिंग। विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से हुई। उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में यह दूसरा ऐसा अवसर रहा है जब सदन में राष्ट्रपति ने अपना संबोधन दिया है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि जहां एक और रजत जयंती की बधाई दी तो वहीं दूसरी ओर 25 सालों के राजनीतिक कार्यकाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन सपनों को लेकर राज्य बनाया गया था उसमें से कई सपने आज भी अधूरे हैं।
राज्य में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है। आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था उस पर बीजेपी सरकार खड़ी नहीं हो पाई है। राज्य में पलायन के मुद्दों पर भी सरकार बात नहीं कर रही है और केवल अपने झूठे कामों का ढिंढोरा पीट रही है। वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने भी राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर कहा है कि ये राज्य के लिए बड़ी बात है कि देश की राष्ट्रपति उत्तराखंड की विधानसभा में संबोधन दे रही है। इसके अलावा बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी विधानसभा में राष्ट्रपति के संबोधन को गर्व का विषय बताया है। सभी माननीय सदस्यों ने और कांग्रेस विधानमंडल दल ने माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत भी किया, अभिनंदन भी किया और निश्चित रूप से उनके उद्बोधन को भी हमने बहुत गंभीरता से सुना है। और प्रश्न भी है कि 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, हम दहलीज खड़े हैं, 9 नवंबर को हम 25वें वर्ष में मनाते हैं, 9 नवंबर। लेकिन सवाल आज भी वही है, जब राज्य निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे और आंदोलनकारी सड़कों पर हिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें हमारे शहीदों को अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी, बलिदान दिया, मौतें हुई। उनका यही था कि हमारी सरकार होगी, हमारे द्वार आएगी और जो असंतुलित विकास है उस पर विराम लगेगा और जो रोजगार नहीं है, पलायन मुख्य कारण है, रोजगार न होना, उस पर अंकुश लगेगा। दूसरी बार महामहिम राष्ट्रपति उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया, पहले माननीय प्रणब मुखर्जी ने और इस बार द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लिए सम्मान की बात है, किसी सदन में राष्ट्रपति आए और वो सदन को संबोधित करे, प्रदेश की जनता को संबोधित करे। 25 साल हैं उत्तराखंड, मैं समझता हूँ सुखद हैं, लेकिन बहुत विषय हैं जिन पर काम करना अभी बाकी है और जिनकी चर्चा बहुत होती है लेकिन काम कोई नहीं करता है। जैसे भी एक विषय चल रहा है ढकरानी, ये सहसपुर साइड का, लोग कह रहे हैं कि डेमोग्राफी उत्तराखंड की बिगड़ रही है। डेमोग्राफी उत्तराखंड की बिगाड़ने में मैं समझता हूँ जो हाथ यहाँ के जो लोग हैं, जो पहाड़ पर अनेक आयोग बनाए कि जो वहाँ से माइग्रेशन लोग कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए, लेकिन कोई रिपोर्ट आज तक उस पर विशेष चर्चा नहीं हुई है। मैं समझता हूँ जिन लोगों के पास धन दौलत हो जाती है वो गांव में रहना नहीं चाहता और शहर की तरफ आ रहा है। गदरपुर के रहने वाले बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा को दिनेशपुर क्षेत्र के किसानों ने ज्ञापन सौंपा और गर्मियों का धान लगाने की परमिशन देने की भी मांग की है। इस मौके पर बोलते हुए किसान आशुतोष ने बताया कि गुंजन सुखीजा ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस संबंध में वार्ता की जाएगी और किसानों की मांग पर बीजेपी सरकार अवश्य विचार करेगी। थी कि दलहन का हम बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, तो इस प्रकार की अन्य जो फसलें हैं जो कहीं ना कहीं किसानों की आय का स्रोत बन सकती हैं, कहीं ना कहीं हमें उसकी तरफ भी जाना चाहिए। जैसे यहाँ लगातार पिछले 3-4 साल से प्रशासन मक्का की खेती को लेकर भी प्रयास कर रहा है, तो इस प्रकार की अन्य जो फसलें हैं जो यहाँ पर हो सकती है, हमारे क्षेत्र में हो सकती है, तराई के क्षेत्र में हो सकती है, कहीं ना कहीं हमें उस तरफ भी जाना चाहिए। किसान आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि उनका धान बिके, धान नहीं बिक रहा। धान जैसा मैंने आपको बताया कि सरकारी धान की खरीद और बढ़ाई जाए, उसको लेकर हमारे द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है और मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं निष्कर्ष भी निकलेगा। हम दिनेशपुर क्षेत्र से सैकड़ों किसान यहाँ प्रदेश मंत्री श्री गुंजन सिंह सुखीजा जी के पास आए इसीलिए
कि हमारा जो निचली जो खेत है, जो अभी वहाँ पे सीलन है, दलदल है, उसमें 31 मार्च तक धान लगाने की अनुमति दे, और जो मंडी में जो हमारा धान जो है MSP से 500 रुपये नीचे बिक रहा है, वो उस पर भी हमने चर्चा की है। किसानों का धान MSP पर बिके और 31 मार्च तक धान लगाने की अनुमति। आश्वासन क्या दिया प्रदेश मंत्री? आश्वासन दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं, पिछली बार भी कोशिश किए थे, इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारे मोदी जी का कहना है कि किसानों की आय हम दुगुना करेंगे, लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है किसानों की आय दुगुना तो नहीं हो रहा है, लेकिन कर्ज दुगुना जरूर हो रहा है। डोईवाला के थानों लेखक गांव में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आगाज हो गया है, जहां महोत्सव के पहले दिन कर्नाटक के राज्यपाल के साथ कई हस्तियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद कई कार्यक्रम, सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। बता दें कि शाम को जाने माने गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति भी देंगे और 4 नवंबर को मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति के साथ कई हस्तियां कार्यक्रम में पहुंचेंगी। 5 नवंबर को महोत्सव के समापन कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी शिरकत करेंगे। देहरादून में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के उत्तराखंड के पर्वतीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। हालांकि राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा जाते समय पुलिस ने LIC ऑफिस के पास रोक लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। वहीं सूचना पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। जो जनजाति का दर्जा है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है क्षेत्र के आधार पर और एक होता है समुदाय के आधार पर। तो जो जौनसार में जो जनजाति का दर्जा घोषित किया गया है वो क्षेत्र के आधार पे है, और जब क्षेत्र के आधार पर किसी एरिया को जनजाति का दर्जा दिया जाता है तो उसमें कोई भी जातियां हो, चाहे सवर्ण हो, ठाकुर हो, SC हो, ST हो, सबको जनजाति का माना जाएगा कि वो क्षेत्र के आधार पर जनजाति घोषित है, क्योंकि वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। और जब पूरा क्षेत्र ही पिछड़ा हुआ है, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, जब क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो पूरे क्षेत्र को दिया गया है। और हमारी ये मांग है कि कोई किसी भी जाति का हो क्षेत्र में, अगर क्षेत्र के आधार पर जनजाति का दर्जा है तो सभी को समान रूप से इसका लाभ मिले। यदि हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय मूल के जितने भी लोग हैं, यदि शेड्यूल 5 लोगों को प्राप्त होता है तो उससे हमारी नौकरियों में हमारे बेरोजगार युवाओं को उसमें आरक्षण की स्थिति मिलती है, और उससे हमारे आर्थिक सांस्कृतिक जितने भी हमारे क्षेत्र है उसमें हमको काफी राहत मिलेगी। इसलिए हमारी मांग है कि हमें भी 5th शेड्यूल उत्तराखंड को घोषित किया जाए, और उससे हमारे देखो युवा पीढ़ी के बेरोजगार है सारी, जहाँ जिन प्रदेशों में ये मिला हुआ है, जिन राज्यों को ये 5th शेड्यूल मिला हुआ है, वहाँ देखो वहाँ का विकास अलग से है, वहाँ के बेरोजगार नहीं है युवा, वहाँ पे कई चीजों का बेनिफिट है, हर क्षेत्र में वहाँ पे फायदा है। तो हम लोग अभी बस गुलाम की जंजीरों में है, एक बार हमें हमारा अधिकार मिल जाए तो आज हम राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मादरी यहाँ पे पहुंच रही है, तो हमारी मांग है कि उनसे कि आप भी जिस प्रकार से आप हैं, आप हमारी इस भावना की कद्र करोगे और हमारी इस को संज्ञान में लोगे। अल्मोड़ा के चौखटिया ब्लॉक में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन किया जा रहा है। सरकार को नींद से जगाने और अपनी बात को पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री आवास और स्वास्थ्य मंत्री आवास तक पद यात्रा करने का भी फैसला लिया है। वहीं पदयात्रा के 11वें दिन पीड़ित ग्रामीण डोईवाला तक पहुंचे, जहां से वो देहरादून के लिए भी रवाना हो गए। इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है जिसको आज तक लोगों ने अनदेखा किया। मैं साधुवाद देना चाहता हूं पूर्व सैनिक भुवन कटेच जी को, जिन्होंने इस पर गंभीर चिंतन किया और कई लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि 25 वर्ष में जो हमारे अस्पतालों की व्यवस्था है, डॉक्टर नहीं है, कहीं उपकरण नहीं है, तो इसका समाधान है। ये पदयात्रा केवल एक अस्पताल के लिए नहीं निकली हुई है, सारे CHC का हाल ऐसा ही है।
कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं उपकरण नहीं है। जो मरीज हैं, जो पीड़ित हैं, वो रास्तों पे मर पर्यटन एक्टिविटी और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नंदा देवी विकास समिति की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन एक्टिविटी से जुड़े सभी युवाओं ने प्रतिभाग भी किया। इस दौरान समिति के प्रभारी शैलेश पवार की अगुवाई में विंटर सीजन को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। साथ ही सभी स्थानीय पर्यटन एक्टिविटी कराने वाले युवाओं को भी चिन्हित किया गया। वाले समस्त क्षेत्रों के और होली में एक व्यवस्था जो है बनाई जाए लोकलों के द्वारा, उस पर हम लोगों जो है आज यहाँ पर एक सामूहिक बैठक की गई। इसमें बैठक करने का जो मेन उद्देश्य था, पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर GMBN के जो महानिदेशक थे, प्रबंधक महानिदेशक, उनके द्वारा हमारे लिए काफी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था। पहला इसके विरोध में और दूसरा होली में एक स्वच्छ व्यवस्था बनाई जाए, उसके संबंध है एक जो है मीटिंग। अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित दिवस पर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ज्योतिर्मठ ने स्कूलों में पेंटिंग, भाषण प्रतियोगिता और जन जागरूकता अभियान लाया। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ज्योतिर्मठ के वन क्षेत्र अधिकारी गौरव नेगी ने बताया है कि हर साल 3 नवंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल स्तर पर बायोस्फीयर रिजर्व के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता हुआ नजर भी आता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के तहत इस तरह से जन जागरूकता अभियान लोगों में बायोस्फीयर रिजर्व के प्रति जागरूक होने के साथ ही जैव विविधता के संरक्षण, सांस्कृतिक विविधता और सतत विकास को बढ़ावा भी देते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर चंपावत जिले में क्रॉस कंट्री दौड़ का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन और समापन नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे और बीजेपी जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत ने संयुक्त रूप से किया है और विजेता को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों और अतिथियों की ओर से प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की भी शपथ दिलाई गई है। सागर सिंह धोनी उत्तराखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पे आज क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया, जिस पे मैंने प्रतिभाग किया था और जिस पे बहुत सारे लोगों ने प्रतिभाग किया, जिस पे मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं यहाँ के क्रीड़ा एवं राज्य सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हर माह किए जाएं और हर वर्ष लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। पूरे हमारे शासन द्वारा पूरे माह हमारे 15 दिन के लिए पूरे कार्यक्रम आए हुए हैं, जो कि 1 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं और इसमें खेल विभाग को सीनियर और जूनियर वर्ग की प्रतियोगिताएं एवं फुटबॉल का आयोजन किया जाना था। सीनियर और जूनियर वर्ग में आज क्रॉस कंट्री रेस जिला मुख्य चंपावत में कराई गई, जिसमें लगभग 35 से 40 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है और जो फुटबॉल प्रतियोगिता है वो टनकपुर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है और इसके उपलक्ष्य में आने वाले समय में विभिन्न अन्य खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। मंगलोर पुलिस की ओर से चलाए गए ऑपरेशन मिसिंग मोबाइल से कई लोगों के चेहरे खिल गए हैं। पुलिस ने लाखों रुपए कीमत के खोए हुए 157 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को भी सौंप दिए हैं। पुलिस के पूरे स्टाफ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरी मेहनत से हमारा काम करा, मतलब हमारा मोबाइल ढूंढवाया। हमें बहुत खुशी है और बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे मंगलौर पुलिस के स्टाफ को। थैंक यू। 5 महीने पहले मैं अपने बेटे को इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिलवाने लाया था, तो वहीं कार में से निकल गया था, तो हमने कंप्लेंट करी और इन्होंने तत्परत कार्रवाई करते हुए हमें सही सहयोग दिया। बहुत हमें मतलब अश्योर करवाया कि हम पूरी मेहनत करेंगे और आज वो मेहनत रंग लाई है। जैसा कि आप सबको विदित है कि जो हमारा सेंट्रल एक पोर्टल के माध्यम से
और आम जन को मोबाइल खोने, मोबाइल चोरी होने से लेकर के कई सारी जो शिकायतें हमारे पास आती है, तो उसमें ये रहता है कि भाई हमारा मोबाइल कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। तो इसमें पुलिस स्टाफ लगातार इसमें कार्रवाई करते हुए पिछले काफी टाइम से 155 से ज्यादा मोबाइल जो है पुलिस टीम ने ढूंढ के दिए हैं। आज एक समारोह भी इस संबंध में किया गया है, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा फोन जो है उनको बुलाकर जो है उनके मालिकों को हैंड ओवर किए गए और एक बहुत अच्छी कार्रवाई जो है वो मंगलौर पुलिस द्वारा की गई है। सर लोगों ये लगभग 25 लाख से अधिक कीमत के मोबाइल फोन। सर लोगों ने मंगलौर पुलिस का आभार जताया है, क्या कहेंगे? नहीं, हमेशा से ही मंगलौर में जो हमारा स्टाफ रहा है लगातार अपने जो कर्तव्य हैं उनके प्रति सतर्कता से कार्य कर रहा है और आम जन का ज्यादा से ज्यादा भलाई हो, उनकी ज्यादा से ज्यादा हम मदद कर पाए, यही हमेशा हमारा लक्ष्य रहता है। जयपुर नगर पालिका क्षेत्र में ये वार्ड नंबर 14 के रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर नगर पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट मौके पर पहुंचे और मामले का समाधान किया। सभासद अलाउद्दीन ने बताया कि यह रास्ता 15 साल पहले बनाया गया था, जो कब्रिस्तान के लिए जाता है। वार्ड नंबर 14 से ये रास्ता कम से कम 15 साल पहले से बना हुआ रास्ता है। इस पे टाइल्स बिछी हुई थी। इस रास्ते पे ये रोड मैंने जनहित के लिए रखी थी, शहीद भाई के मकान से इसरार भाई के स्कूल तक। अब इस रास्ते पे भी रहा है कुछ, तो पहले इन्होंने दीवार कर दी थी, तो मैंने एग्जाम को किया, एक उन्होंने एग्जाम साहब ने इन्हें दोषी ठहरा के तो वो दीवार तोड़वा दी। अब ये कब्रिस्तान का रास्ता है, दोनों तरफ से यहाँ दिक्कत पड़ती है, ये रास्ता बनना चाहिए। अब ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे भाई, लिहाजा ये है कि रास्ता दोनों तरफ से बनना चाहिए। अब ये 8-10 दिन तक रोड तैयार हो जाएगी। नगर पालिका ने हमें आश्वासन दे दिया है, चेयरमैन साहब ने हमारे, ये रोड जल्दी तैयार हो जाएगी। उसमें क्या था, एक हमने वार्ड नंबर 14 में एक रोड पास करी थी, तो उस रोड पे एक झगड़ा का प्रकरण चल गया। एक पार्टी कह रही है बने नहीं देंगे, दूसरी पार्टी ने क्या करा, जमीन प्रॉपर्टी डीलिंग वालों को बेच दी और उन्होंने खरीद ली। तो वो कह रही है कौम का वास्ता देख के इस रोड को बनवाओ। भाई रोड तो बनेगी, नगर पालिका बनने के लिए पास करी, तुम जो उसमें अपना मुखबल अपना फायदा का जो देख रहे हो वो गलत देख रहे हो। रोड तो नगर पालिका बना ही रही है और नगर पालिका को बदनाम करना चाह रहे हैं। अगर नगर पालिका रोड नहीं बनाती तो पास क्यों करती है? अब क्या सरकार से कह जाए रोड बनाओ। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।